हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नोट्स तुम लोग के पास है, तुम लोग उस नोट्स को निकाल लो और एक कॉपी भी ले लेना जिसमें कुछ कुछ बात जो अलग सा लगे वो लिख लेना। हाँ, जो नोट्स में ना हो उसको लिख लेना। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? अच्छा, एक बात जान लो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल रहता ही रहता है। 5 मार्क्स का ये चैप्टर है और एंट्रेंस में तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और काफ़ी ट्रिकी रहते हैं। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे तो इसको इजीली कर लोगे। ध्यान दो, आराम से हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल चेंज इनटू chemical energy and chemical energy will also change into electrical energy, right? It is the branch of chemistry in which electrical energy ये किस में चेंज होगा? chemical energy में चेंज होगा। and chemical energy किस में चेंज होगा? electrical energy में चेंज होगा। ठीक है, और ये जो एनर्जी का चेंजेस है ये जिस डिवाइस में होता है दैट डिवाइस इज कॉल्ड सेल। ठीक है, कहीं पे ऐसा होगा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो जा कर के उस सेल में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या फिर कहीं ऐसा हो सकता है कि उस सेल में केमिकल रिएक्शन खुद से हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन के होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है ना। दैट्स वाई इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल चेंज इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी विल ऑल्सो चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द apparatus used to bring about these changes is called cell। ठीक है, अभी ये जो सेल है, सेल दो टाइप का हमें पढ़ना है यहाँ पे। क्या क्या सेल होता है? एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक टाइप का सेल होता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 में भी हमने पढ़ा था। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्लास 11 में भी हमने पढ़ा था। तो थोड़ा देख लो, फिर से एक बार छोटा सा आइडिया देता हूँ। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगा वो किस में चेंज होगा? दिस विल चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होगा? केमिकल एनर्जी में। इसका कहने का मतलब ये कि हमने एक सेल में, ऐसे सेल में क्या होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जा कर के केमिकल रिएक्शन होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन को होने के लिए वी हैव टू गिव इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये केमिकल रिएक्शन वहाँ पे खुद से नहीं होता है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होता है उसको बाहर से कोई ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है देने के लिए। मतलब वो खुद से नहीं होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होगा दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, ऑब्वियसली रेडॉक्स तो होगा ही, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना जस्ट इसका ऑपोजिट, उस सेल में ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा वो खुद से ही होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खुद से होगा और इसके होने से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल एनर्जी क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई वी कैन से दैट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी produces what? Electricity। मतलब केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो ये दो तुमने सुना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल है। गैल्वेनिक सेल हुआ, डैनियल सेल हुआ, है ना, डैनियल सेल हुआ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका इंपॉर्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि क्लियरली दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो इसका बहुत एप्लीकेशन होगा, है ना। कमर्शियल बेसिस पे इसका बहुत एप्लीकेशन होगा। केमिकल रिएक्शन खुद से और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो इट हैज़ गॉट ग्रेट केमिकल, ग्रेट इंडस्ट्रियल
इफेक्ट्स, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तुम्हारा बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा, है ना। इसमें देखना बहुत सारा मेटल्स लाइक सोडियम हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, ये सभी डिपॉजिट होता है, लिबरेट होता है ना। इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, आगे पढ़ना है हम लोगों को। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, है ना, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। फिर से बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक NaOH बनाते हैं, एमलगम बनाते हैं, लाइक सोडियम एमलगम बनाते हैं, तो इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसका तो है ही, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसका बहुत ही इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स को डिपॉजिट करते हैं उसको, और बहुत सारे इम्प्योर मेटल्स को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं। ये मेटलर्जी में देखोगे, पढ़ोगे तो, है ना। तो ये पहले लिख लो बच्चों, ये तो तुम्हारे पास होगा भी नोट्स में। बहुत इजी सा एक कॉन्सेप्ट था। अभी हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में को जानने के पहले कुछ बात को जान लो। जो सब्सटेंस होता है ना, सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। क्या क्या होता है सब्सटेंस में, एक होता है कंडक्टर, एक को बोलते हैं क्या, इंसुलेटर। ये बताने का ज़रूरत नहीं, व्हाट इज़ कंडक्टर, विच अलाउज द पासेज ऑफ करंट। इंसुलेटर क्या होता है, विच डज नॉट अलाउ द पासेज ऑफ करंट, है ना, इंसुलेटर। अब कंडक्टर भी दो टाइप का होता है, कंडक्टर भी दो टाइप का होगा। पहला होता है मेटालिक कंडक्टर और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर जानते ही हो, कॉपर का वायर हुआ, कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ना, तो वो मेटालिक कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब तुमने देखा होगा एक सोल्यूशन में अगर हमने सॉल्ट डाल दिया, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, है ना, तो वो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस को थोड़ा देख लो, है ना, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के डिफरेंस को देख लो। एक बार नोट्स में दिया हुआ है, पढ़ो उसको तब तक। मिल गया। मेटालिक कंडक्टर्स को हम लोग, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऑपोज, हाँ ये तो जाहिर सी बात है, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके ऑपोजिट साइड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, राइट। ये जो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन देयर वी विल अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो करता है, दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। अच्छा, सपोज कर लो हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिया, मतलब वाटर लिया, वाटर में हमने क्या डाल दिया, NaCl। वाटर में हमने क्या डाल दिया, NaCl। अब NaCl क्या है ना, अगर अकेले सॉल्ट कंडीशन में जैसा रहता है, सॉलिड स्टेट में अगर लोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट या वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा या तो एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन स्टेट में। क्यों एक्वस सॉल्यूशन में, बिकॉज जब इसको हम लोग वाटर में डालेंगे ना, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स को आयंस में तोड़ दे। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है और ये NaCl को Na+ एंड Cl- इस तरह से आयंस में तोड़ देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये आयंस जो है ये फ्रीली मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। या तो ये एक्वस सॉल्यूशन में हो या तो ये मोल्टेन स्टेट में हो। मोल्टेन स्टेट में भी अगर वो पिघल जाता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता है, तो ये भी आयंस प्रोड्यूस करता है।
तो आयंस जहाँ प्रोड्यूस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या समझा, मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्यों होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अभी एक बात देखो, जैसे हमने पढ़ा ये मेटालिक कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। मान लो कॉपर का वायर है तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कॉपर का एटम तो फ्लो नहीं करेगा। दैट्स वाई नो फ्लो ऑफ मैटर, नो फ्लो ऑफ मैटर, मतलब मैटर फ्लो नहीं करेगा। बट इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में क्या होगा, देखो जो आयंस है वो फ्लो करता है, मतलब जो मॉलिक्यूल का जो आयन, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था, जो आयंस था, वही फ्लो करता है। दैट्स वाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में देयर विल बी फ्लो ऑफ मैटर। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर हमने मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, है ना, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगा। रीज़न क्या है बच्चों इसका, क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सोचो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो NaCl था ये और ज़्यादा डिसोसिएट होने लगेगा, और ज़्यादा डिसोसिएट होगा। जितना ज़्यादा डिसोसिएट होगा उतना ज़्यादा आयंस फॉर्म होगा, जितना ज़्यादा आयंस फॉर्म होगा उतना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। सो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट एक देखो, मेटालिक कंडक्टर में ना कहीं पर भी कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट नहीं होता या फिर लिबरेट नहीं होता है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में ना, देखना आगे हम लोग पढ़ेंगे, सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, लिबरेट होता है। सोडियम कहीं पे जाकर के डिपॉजिट होगा अपने चार्ज को हटा करके, क्लोरीन अपने चार्ज को हटाएगा, दिस क्लोरीन आयन जो है, दिस विल गेट रिड ऑफ इट्स चार्ज एंड दिस विल फॉर्म एंड दिस विल गेट लिबरेटेड। बट दिस इज नॉट द सेम फॉर द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर। सो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसके किसके बीच में, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लो नोट्स में भी लिखा हुआ है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। क्या क्या फैक्टर है जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करता है। फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन, मतलब जितना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कंडक्शन क्या होगा, कंडक्शन बहुत हाई होगा। क्यों, बिकॉज उनका आयोनाइजेशन बहुत हाई होता है। ठीक है, कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बहुत हाई होता है, मतलब नंबर ऑफ आयंस बहुत प्रोड्यूस होगा, दैट्स वाई उनका कंडक्शन भी बहुत हाई होगा। क्लियर। वही वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन कम होता है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, आयोनाइजेशन जो होता है, आयोनाइजेशन वो कम होता है, दैट्स वाई कंडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन विल बी ऑल्सो लेस। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड। इसका एक बहुत एक अच्छा एग्जांपल अभी बताऊंगा, देखना जितना अच्छा। पहले बात बताओ, आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि वो मोबाइल होता है, जितना आयंस का साइज बड़ा होगा उसका मोबिलिटी कम होगा ना ज़्यादा होगा, कम होगा। ठीक है, तो जितना मोबिलिटी कम होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उतना ही कम होगा। क्लियर। फिर से एक बार सुन लो, जितना
साइज़ जो है आयंस का, जितना, अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, जितना आयंस का साइज़ छोटा होगा वो उतना जल्दी जल्दी मोबाइल होगा, उतना जल्दी ज़्यादा मोबिलिटी होगा उसमें, और जितना ज़्यादा मोबिलिटी होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। राइट, समझ में आया? तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्वेश्चन में दिया था Li प्लस Na प्लस के प्लस आर, इसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है किसका ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कौन सा ज़्यादा कंडक्ट करेगा, कौन सा आयन इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करेगा? तो बोलोगे सर Li प्लस का साइज़ जो है, Li प्लस का साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से इसका आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोबिलिटी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी हाई होगा, है ना? बट ये गलत है। क्यों गलत क्यों है? आपने तो बोला सर साइज़ के बारे में, साइज़ छोटा होने से मोबिलिटी ज़्यादा होगा, कंडक्शन ज़्यादा होगा। हाँ, लेकिन वो कहाँ पे साइज़ देखते हैं हम लोग? एक्वस सोल्यूशन में। समझ में आया ना? एक्वस सोल्यूशन में आएगा तब तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना। ये तो हमने एक्वस सोल्यूशन में नहीं लिया है। तो अब एक्वस सोल्यूशन में आने से ऐसा क्या डिफरेंट क्या हो जाता है? हाँ, एक्वस सोल्यूशन में अगर ये सभी आता है, मान लो ये सभी जब एक्वस सोल्यूशन में आएगा ना, तो वो हाइड्रेटेड बन जाता है, हाइड्रेटेड आयन हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रेटेड आयन का साइज तब चेंज हो जाता है। अच्छा, इसमें से साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। समझो इस बात को थोड़ा अच्छे से, साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। ये ऊपर वाला तुमने लिख लिया है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना? साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। ठीक है, जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसका हाइड्रेशन कम होगा। इस और उल्टा अगर हम लोग सोचें, जिसका साइज जितना छोटा होगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी या फिर हाइड्रेशन से समझो, अभी हाइड्रेशन उसका उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे छोटा साइज इनमें से किसका है? इस वाले का साइज छोटा है। चलो, Li प्लस स्मॉलेस्ट है ना, सबसे छोटा है, तो इसका जो हाइड्रेशन होगा दैट विल बी हाईएस्ट, है ना? हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन विल ऑल्सो बी हाईएस्ट। जिसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा उसका साइज भी बड़ा हो जाता है ना? तो लिथियम आयन का सबसे छोटा साइज है, इसलिए उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। दैट्स वाई हाइड्रेटेड आयन का जो साइज है वो सबसे बड़ा किसके लिए हो जाएगा? Li प्लस का। ठीक है, और हम लोग इलेक्ट्रिकल जो कंडक्शन देखते हैं वो हाइड्रेटेड आयन का साइज देखते हैं, इसका साइज नहीं देखते हैं, हाइड्रेटेड आयन का साइज देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर से और एक बार देख लो। तो इसका मतलब सीजियम आयन का साइज जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए उसका हाइड्रेशन जो होगा वो सबसे कम होगा। हाइड्रेशन कम होने से साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या होगा? सबसे कम। तो बताओ मुझे, हाइड्रेटेड आयन का साइज का ऑर्डर, हाइड्रेटेड आयन में साइज में ऑर्डर सबसे बड़ा हो जाएगा लिथियम, उसके बाद Na प्लस, फिर K प्लस, फिर रुबिडियम प्लस, ना? तो ये हुआ हाइड्रेटेड आयन के साइज का ऑर्डर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड आयन, है ना? ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन। तो सबसे छोटा कौन सा है? हाइड्रेटेड आयन, सीजियम का। दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होगा, इसका मोबिलिटी, दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो ये था कैसे साइज पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। लिख लो इसको, पॉज करके लिख लो वीडियो। इसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट में आते हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? पोलैरिटी। पहला दो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में पोलैरिटी एंड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब तो बहुत क्लियर है, विस्कस, अगर सॉल्वेंट विस्कस है तो आयंस के मोबिलिटी को क्या करेगा? वो रेस्ट्रिक्ट करेगा। आयंस का मोबिलिटी कम होगा, दैट्स वाई जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा
मोबिलिटी जो है आयंस का उतना ही कम होगा। अगर मोबिलिटी कम हुआ तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है। पोलैरिटी से क्या रिलेशन है, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट पोलर होगा वो उतना ही ज़्यादा आयोनाइज करेगा। जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा उतना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा कंडक्शन जो है उतना ही ज़्यादा होगा। पोलैरिटी को फिर से एक बार देख लो। पोलैरिटी अगर ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन भी ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा मतलब आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उसका कंडक्शन भी बहुत हाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आ जाओ कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन। कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन। तो कोई भी अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो उसका आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कम हो जाता है, एंड डाइल्यूट सोल्यूशन का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा होता है। तो आयनिक मोबिलिटी डाइल्यूट सोल्यूशन में ज़्यादा होगा, है ना, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ज़्यादा होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना है, अगर हमने किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, मतलब बहुत ही डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया। बहुत डाइल्यूट करना मतलब क्या, कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। कंसंट्रेशन कम होने से आयोनाइजेशन क्या होगा बताओ, ये इन्वर्स रिलेशन है ना। कंसंट्रेशन कम हो गया तो आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट टेम्परेचर, ये तो बहुत इजी है, पता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आयोनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, वो डिसोसिएट ज़्यादा होगा ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन। और जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा, और जितना ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लो इसको। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लो, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसका डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होगा, जिसका आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा। मतलब इसका अगर हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे या फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोलेंगे, मतलब जिसको हम लोग अल्फ़ा बोलते थे, दैट विल बी नियरली इक्वल टू 1। अगर परसेंट में बोलोगे तो दैट विल बी नियरली 100%, मतलब कंप्लीटली आयोनाइज होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कंप्लीटली आयोनाइज होने से उसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंडक्ट होगा, है ना। एग्जाम्पल क्या होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जाम्पल पता है स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl, HNO3, H2SO4 एंड HClO4, ये चार याद रखना। ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या पढ़ते हैं हम लोग, NaOH एंड KOH एंड सॉल्ट्स। ठीक है। सॉल्ट्स तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ना, NaCl हुआ, Na2SO4 हुआ ना, ये सॉल्ट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, जिसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कम होता है। क्यों, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो आयोनाइजेशन होता है दैट इज पार्शियल आयोनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो आयोनाइजेशन होता है वो पार्शियल आयोनाइजेशन होता है। मतलब उसका जो अल्फा होता है दैट इज मच लेस देन 1। ठीक है,
1 से बहुत ही कम होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल क्या है? वीक एसिड्स, वीक बेस एंड सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये थोड़ा सा पढ़ा दिया इलेक्ट्रोलाइट्स, एग्जाम्पल याद रखना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब ये एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अब स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोलाइसिस? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ decomposition of electrolytes on passing of electric current through aqueous solution or in molten state। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसको डिकम्पोजिशन होगा, कब होगा? when we will pass electric current either in its aqueous solution or in molten state। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इसमें देखो, हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी पास किया था, करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या हुआ था? डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब दैट इज व्हाट? अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज व्हाट? अ केमिकल रिएक्शन। सो वी कैन से दैट इन इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल रिएक्शन कराता है। दैट्स व्हाई वी से दैट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल electrolysis happens where electrical energy changes into chemical energy, है ना। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन करेगा और ये जो केमिकल रिएक्शन होगा that will be non-spontaneous। Why non-spontaneous? Because this type of chemical reaction requires an external source of electricity, है ना। That's why this chemical reaction is non-spontaneous which occur in electrolytic cell। ठीक है, अब कुछ बात जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जानना पड़ेगा। फर्स्ट बात है ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा, है ना। सेकंड, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे आइदर इन एक्वस सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। ये दो बात जान के रखो। थर्ड पॉइंट, हम लोग ये एक मान लो ऐसा हमने एक ये सेल है हमारा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, समझ लो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हमने दो रॉड ऐसे दे दिया है। इसी रॉड से बाहर हमने एक पोटेंशियल, एक बैटरी लगा दिया, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, है ना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो ये जो रॉड है, थिन रॉड, these are called electrodes through which current enters and leaves, This thin metal rods or foils, we can take the foils also, are called electrodes which are dipped in this electrolytic solution। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? एक होता है एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड होता है, राइट। ये पता है तुम लोगों को? ठीक है स्टूडेंट्स। तो मान लो अगर हमने एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है ना, इसमें दो थिन मेटल रॉड्स है जहाँ से करंट एंटर करता है और जहाँ से लीव होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स। एक को हम लोग बोलते हैं एनोड और एक टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। एनोड टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है ना। एनोड जो होता है इस पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एंड कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। इसके लिए बहुत फेमस एक निमोनिक है, थोड़ा याद रखना, एनऑक्स एंड रेड कैट। एनऑक्स एंड रेड कैट मतलब एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। वही हमने लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में याद रखो, एनोड
का टर्मिनल होता है पॉजिटिव एंड कैथोड का टर्मिनल होता है नेगेटिव। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ना एनोड नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है एंड कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स, ठीक है। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और एनोड पे अगर मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज कर लो ए बी करके ना, ए बी करके एक इलेक्ट्रोलाइट, चलो उसको हम लोग थोड़ा अच्छे से मैकेनिज्म बता देते हैं। इसका जो मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, एक सेल ड्रॉ कर देते हैं ऐसा। हमने इसमें ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ए बी एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और दो इलेक्ट्रोड्स को हमने, एक कैथोड और एक एनोड को हमने इसमें डिप कर दिया। यहाँ पे क्या लिया हमने, एनोड, और ये वाला क्या है मान लो कैथोड। ये हो सकता है प्लेटिनम का हो या फिर किसी मटेरियल का बना होगा। ये जो इलेक्ट्रोड्स है इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो इस इलेक्ट्रोड्स के थ्रू फ्लो करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, इस ए बी को जो इलेक्ट्रोलाइट था इसको आयोनाइज कर देगा, ए प्लस में एंड बी माइनस में, इस तरह से आयोनाइज कर देगा। अब यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन में क्या है, ए प्लस है ना, वैसे बी माइनस भी है, बी माइनस और कुछ ए प्लस एंड ए प्लस भी है ना। अभी जो एनायंस है ना, ये जो एनायंस है कहाँ जाएंगे, एनायंस कहाँ जाएगा, एनोड पे जाएगा जो कि पॉजिटिवली टर्मिनल होता है। और ये जो कैटायंस है किस पे जाएगा, कैथोड पे। कैथोड का टर्मिनल क्या बताया था मैंने, नेगेटिव होता है। तो ये एनायंस किस पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, और कैटायंस किस पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा। हाँ, ये जो नेगेटिव है ना, एनायन नेगेटिव, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ में अट्रैक्ट होगा, और ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव टर्मिनल जो कि कैथोड है उस पे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो एनोड पे क्या होगा, एक बात याद रखना, हमेशा पहले एनोड का रिएक्शन को लिखना होगा। कभी भी अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो सबसे पहले हम लोग एनोड को लिखेंगे। एनोड पे क्या बताया था मैंने, एन ऑक्स, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अच्छा, एनोड का टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, इन दोनों में से एनायंस अट्रैक्ट होगा। तो बी माइनस एनोड की तरफ जा रहा है, तो ये खुद के ऊपर में जो चार्ज है ना उसको न्यूट्रलाइज करता है। याद रखना, खुद के ऊपर में जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो बी माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कितना, एक, तो एक इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करेगा और क्या बनाएगा, बी। देखो उसने अपने चार्ज को लॉस कर दिया। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड का टर्मिनल पहले बताओ, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, राइट। कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायंस जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ए प्लस। अब इसके ऊपर में भी जो चार्ज है ना, ये उसको क्या करेगा, चार्ज को हटा देगा, चार्ज को हटाएगा मतलब न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे, तो इसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन का, तो ये बी ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था उसको ले लेगा और क्या बनाएगा, ए। ठीक है, समझ में आया, मतलब ये बी माइनस यहाँ पे जा जाकर बी बनता जाएगा, है ना, और ए पॉजिटिव चार्ज जो था एक ये ए करके यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये जो है ये कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है। कब हो रहा है, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया है तब ये रिएक्शन हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी brings about the chemical reaction. That's why we call it as electrical energy change converts into chemical energy. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो ये मैकेनिज्म था इलेक्ट्रोलाइसिस का, देख लो। अभी एक चीज देखते हैं हम लोग, प्राइमरी चेंज क्या होता है एंड सेकेंडरी चेंज क्या होता है। सपोज कर लो हमने यहाँ पे एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है ना, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसको एक बाहर कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक सोर्स से, और यहाँ पे हमने क्या इलेक्ट्रोलाइट लिया, सपोज कर लो NaCl लिया है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ये क्या टर्मिनल है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। एनोड टर्मिनल कैसा होता है, पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, है ना।
जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगा इसमें और NaCl को कैसे डिसोसिएट करेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में, ठीक है, Na प्लस एंड Cl माइनस में। चलो एनोड पे क्या होगा रिएक्शन, एनोड पे क्या होगा, तो बोलोगे सर एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है, उस पर ये नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा, ठीक है, Cl माइनस आएगा एनोड पे, एनोड पे क्या आएगा, ये Cl माइनस एनोड की तरफ में जाएगा, है ना। जैसे Cl माइनस जाएगा, ये क्या करेगा, खुद को न्यूट्रलाइज करेगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और लूज करके क्या बनाएगा, ये क्लोरीन एटम। जब ये जो आयन था एनोड पे आने के बाद खुद को न्यूट्रलाइज कर दिया, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्राइमरी चेंज। लेकिन क्लोरीन तो ऐसे स्टेबल नहीं रहता है, क्लोरीन एटम एक और क्लोरीन के साथ मिलकर के Cl, ऐसा तो बहुत सारा क्लोरीन बनेगा ना, सिर्फ एक तो समझाने के लिए मैंने बताया, ऐसा तो बहुत सारा क्लोरीन बनेगा ना, एटम क्लोरीन एटम मिलकर के Cl2 बना देगा, है ना। तो जाकर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी चेंज, सेकेंडरी चेंज, है ना। नोट्स में लिखा हुआ है, देख लेना, व्हाट इज प्राइमरी चेंज एंड व्हाट इज सेकेंडरी चेंज। प्राइमरी चेंज क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई एक आयन उस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे आकर के जब डिस्चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। लेकिन वही प्राइमरी जो चेंज वाला मटेरियल है वो अब खुद के साथ रिएक्ट करके अगर कोई स्टेबल कंपाउंड बनाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। हर जगह है, जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी चेंज वाला प्रोडक्ट बने, बहुत जगह पे प्राइमरी चेंज वाले से ही काम हो जाता है। अच्छा, एक और बात, ये मैंने एक्वस सोल्यूशन लिया NaCl का, उसमें हमें H2O को भी दिखाना पड़ता, H प्लस में OH माइनस में ये भी डिसोसिएट होता, लेकिन मैं अभी प्राइमरी चेंज सेकेंडरी चेंज समझाने के लिए H2O को नहीं लिया है ना। जस्ट बताया कि अगर क्लोराइड आयन एनोड पे आता तो क्या होता, प्राइमरी चेंज किसको बोलते, सेकेंडरी चेंज किसको बोलते। अगर ये कैथोड पे आओ, कैथोड पे क्या आएगा, कैथोड का टर्मिनल क्या होता है, कैथोड टर्मिनल होता है नेगेटिव, इस नेगेटिव पे क्या आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा, Na प्लस इस इलेक्ट्रॉन को लेगा, खुद को न्यूट्रलाइज करेगा। पहले इस बात को समझो, न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है ना, ये खुद को न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था उसको लेगा और क्या बना देगा, Na, देखो खुद को न्यूट्रलाइज कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज, और यही फाइनल होगा क्योंकि Na इसी फॉर्म में स्टेबल होता है, सोडियम इसी फॉर्म में स्टेबल होता है, दिस इज प्राइमरी चेंज। तो स्टूडेंट समझ में आया प्राइमरी चेंज एंड सेकेंडरी चेंज क्या होता है। अच्छा, एनोड पे देखो, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा एंड कैथोड पे रिडक्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके पहले मैं बताऊंगा, अभी इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग ना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। दो चीज होता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एंड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब अगर हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया तो एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा, कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, मतलब रिएक्शन क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। बट अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, 5 मिनट के लिए पास किया, एग्जाम्पल से 5 मिनट के लिए पास किया है ना, तो कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, या फिर हमें एक पर्टिकुलर सपोज कर लो 10 ग्राम कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना पड़ेगा। तो ये जो कैलकुलेशन बेस्ड आएगा जिसको हम लोग फैराडेज लॉ में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को पढ़ लेते हैं। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे कॉपर डिपॉजिट होगा, ना जिंक डिपॉजिट होगा, ना सोडियम होगा, ना क्लोरीन गैस निकलेगा, क्या होगा, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर पे देखना पड़ेगा, मतलब वो एक्वस सोल्यूशन में है ना कि मोल्टेन में है, एक्वस सोल्यूशन में है ना मोल्टेन में है। मैं सारे का एक एक एग्जांपल करके बताऊंगा, हाँ, लेकिन पहले थोड़ा समझ लो, मैं आउटलाइन बता दे रहा हूँ। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो एक्वस सोल्यूशन में लिया है, ना कि वो इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन कंडीशन में है, ठीक है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है हमने, सपोज कर लो NaCl का, हमें NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, तो हो सकता है NaCl हमने कंसंट्रेटेड NaCl लिया हो सकता है NaCl हमने डाइल्यूट लिया हुआ है ना। तो वही बोल रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या डिपॉजिट होने वाला है इलेक्ट्रोड पे, वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। थर्ड, चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। मान लो हमने NaCl कंसंट्रेटेड लिया, मान लो हमने NaCl कंसंट्रेटेड लिया, लेकिन दो कंडीशन हो सकता है। क्या? जब हमें कंसंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम पास करा रहे वो हाई इलेक्ट्रिसिटी है ना लो इलेक्ट्रिसिटी है ना। हो सकता है ना हाई इलेक्ट्रिसिटी दे करके NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराना चाहते हैं, या फिर लो इलेक्ट्रिसिटी दे करके NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराना चाहते हैं। तो वही बोल रहा है चार्ज डेंसिटी फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद डिस्चार्ज पोटेंशियल, मतलब हमारे पास मान लो सोल्यूशन में Na+ भी है, Cu+ भी है, H+ भी है, Cl- है, OH- है ना। अब बताओ एनोड पे क्या जाएगा? एनोड पे एनायंस जाता है, तो इन दोनों में से कोई एक ही जाएगा। एनोड पे इन दोनों में से कोई एक ही जाएगा, दोनों ही नहीं चला जाएगा, कोई एक ही जाएगा। कौन जाएगा वो बताएगा डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। कैथोड पे जाना होगा तो कैथोड जिसका टर्मिनल नेगेटिव होता है उसकी तरफ ये तीनों ही अट्रैक्ट होगा, लेकिन इन तीनों में से प्रिफरेंशियल कोई एक ही जाएगा कैथोड पे। कौन जाएगा वो बताएगा कौन? डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही डिस्चार्ज होता है, इस बात को हमेशा याद रखो। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वही डिस्चार्ज होगा। एनीवेज, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। कहीं कहीं पे देखना हमने इलेक्ट्रोलाइट तो लिया है, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का जो इलेक्ट्रोलाइट्स का आयंस प्रोड्यूस होगा, है ना, वो आयंस रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले रहा है। इलेक्ट्रोड जो हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड्स है यही रिएक्शन में पार्ट ले रहा है ना। तो वैसा भी इलेक्ट्रोड होता है जो रिएक्शन में पार्ट लेता है, वैसे इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव इलेक्ट्रोड, है ना। और ऐसा भी बहुत सारा इलेक्ट्रोड होता है जो रिएक्शन में पार्ट लेगा ही नहीं, वो चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है। बहुत टाइम पे इसको रिएक्टेड भी बोलते हैं, रिएक्टेड इलेक्ट्रोड, और इसको नॉन रिएक्टेड इलेक्ट्रोड्स, नॉन रिएक्टेड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का एग्जांपल क्या है? तो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स का एग्जांपल है सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, है ना, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। इनर्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल क्या होगा? दो ही याद रखो, प्लैटिनम हुआ, ग्रेफाइट हुआ, है ना, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे। तो ये जो 5 फैक्टर है जिसपे हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड करेगा कि कौन सा आयन कहाँ पे डिस्चार्ज होगा और क्यों हो रहा, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मैं एक एक करके सभी का एग्जाम्पल बताऊंगा। तो सबसे पहला क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मतलब हमारा इलेक्ट्रोलाइट एक्वस मीडियम में है ना मोल्टेन स्टेट में है। तो सबसे पहले चलो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। हम लोग क्या करें? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अच्छा, ये मोल्टेन NaCl जो है इसमें और कुछ है? कुछ सिर्फ NaCl है ना। NaCl कैसे आयनाइज होगा? Na+ में एंड Cl- में, ठीक है। एनोड पहले लिखते हैं, एनोड पे क्या जाएगा? एनायन जाएगा। Cl- जाकर क्या करेगा? न्यूट्रल होगा, खुद को न्यूट्रलाइज करेगा। अब Cl- कैसे खुद को न्यूट्रलाइज करेगा? क्योंकि माइनस मतलब क्या? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन कम है? नहीं, माइनस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा? Cl। ऐसा क्लोरीन मिल करके क्या बना देगा? Cl2 और गैस बना देगा, Cl2 गैस बना देगा, है ना। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी चेंज। याद करो थोड़ा,
क्योंकि ये फर्स्ट डिपॉजिट हुआ था, और प्राइमरी चेंज वाला मटेरियल खुद से मिल करके जो प्रोडक्ट बनाता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी चेंज। ठीक है, उसके बाद कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे जिसका टर्मिनल, एनोड का टर्मिनल क्या होता है? पॉजिटिव। कैथोड का टर्मिनल क्या होता है? नेगेटिव। तो इस नेगेटिव पे कौन जाएगा? सिर्फ यही एक है, तो Na+ जाएगा, जाकर क्या करेगा? खुद को न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे करेगा न्यूट्रलाइज? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन छोड़ा था उसको गेन करेगा और क्या बन जाएगा? Na। तो इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होता है मोल्टेन NaCl का। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो NaCl जो है पहले, है ना, वो किस में आयनाइज होगा? Na+ में एंड Cl- में। ठीक है, और क्योंकि एक्वस है तो उसमें वाटर भी है, वाटर भी आयनाइज होगा H+ एंड OH- में। ठीक है, डिफरेंस समझो, मोल्टेन वाले में एक्वस नहीं था तो सिर्फ NaCl इस तरह से 2 आयन प्रोड्यूस किया था, बट एक्वस वाले में वाटर भी आयोनाइज होगा इस तरह से। तो वाटर आयोनाइज होने से प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम अब आएगा। एनोड पे हम लोग रिएक्शन लिखते हैं पहले। एनोड का टर्मिनल क्या होता है? एनोड का टर्मिनल होता है पॉजिटिव। एनोड पे कौन आएगा? एनायंस आएगा। अब उस सोल्यूशन में एनायंस क्या क्या है? ये दोनों ही है एनायंस, ये दोनों ही है एनायंस। अब बताओ दोनों में से कौन जाएगा? ये है क्वालिटेटिव स्टडी कि इन दोनों में से कौन जाएगा, है ना। फिर से कैथोड पे आ जाओ। कैथोड कैसा टर्मिनल होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो कैथोड पे क्या जाएगा? पॉजिटिव आयंस जाएगा। तो इन दोनों पॉजिटिव आयंस में से Na+ भी है सोल्यूशन में, H+ भी है, तो अब इन दोनों में से कौन जाएगा? तो ये है क्वालिटेटिव स्टडी। समझ में आ रहा है? इसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंड करता है? मोल्टेन है ना एक्वस है, तो मोल्टेन वाला में तो कोई झमेला ही नहीं है। एक्वस वाला में आने पे क्या हो जाता है? एक से ज़्यादा आयंस आ जाता है। उस केस में हमें देखना पड़ता है प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज कौन सा वाला होगा, है ना। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले भी क्लास 11 में पढ़ाया था, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्टूडेंट्स इसको जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? डिस्चार्ज पोटेंशियल। ठीक है, चलो ये तो समझ में आया ना मोल्टेन वाला। चलो डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, कैसे पता चलेगा कौन सा वाला निकलेगा। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, वो क्या होगा? वो होगा डिस्चार्ज। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कैटायंस के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं। सभी का क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, कैटायंस के लिए Li+ का होगा, Na+ का होगा, Mg2+ का होगा, Al3+ का होगा, Fe2+ का होगा, फिर क्या होगा? उसके बाद H+ होगा, फिर होगा Cu2+ का होगा, Hg2+ का होगा, Ag+ का होगा एंड Au+ का होगा। ठीक है, तो ये है कैटायंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। अगर कहीं पे Na+ है, कहीं पे H+ है ना, तो इन सब में डिक्रीजिंग, इन सब में से, अच्छा पहले तो इस बात को समझो कि यहाँ जो आ रहे हैं हम लोग, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है। तो अगर मैं पूछूं Li+ का ना Ag+ का, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? तो Ag+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। अगर ये दोनों पे कहीं पे भी अगर 2 है, उसमें से कौन सा वाला डिस्चार्ज होगा? तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। जैसे सिल्वर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो ये डिस्चार्ज होगा, ये रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाएगा, है ना।
अच्छा, एनायंस का देखो, एनायंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर क्या है, F माइनस है, SO4 2 माइनस है, NO3 माइनस है, OH माइनस, Br माइनस, सॉरी Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। ये है एनायंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर, ठीक है। इधर क्या है, ये दोनों ही हमने जो लिखा है, कैटायंस का भी लिखा है, जो एनायंस का भी लिखा है, दोनों का ही हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल लिखा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल लिखा है। यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी यही सेम ऑर्डर होता है, मैं उसको थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ, लेकिन पहले समझ लो कैटायंस एंड एनायंस का अलग अलग करके पहले समझ लिया हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर। ये याद रख लेना, मैंने एक ट्रिक बताया था तुम लोगों को, ये याद रखने के लिए कैटायंस का क्लास 11 में बताया था, थोड़ी देर बाद फिर से बताऊंगा। अभी देखो एनोड पे क्या जाएगा, है ना। अभी हम लोग फिर से करते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। एनोड पे क्या जाएगा, एनायंस जाएगा। क्यों, क्योंकि एनोड का टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव। एनायंस में ये दोनों में से कोई एक ही जाएगा, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज इन दोनों में से किसका होगा। अच्छा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों में से प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन किसका होगा, प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन जिसका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, राइट, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा। अब इन दोनों में देखो Cl माइनस में, OH माइनस में, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो जो उधर है, इधर कौन है, इन दोनों में देखो कौन होगा, ये वाला बाद में है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है ना। तो Cl माइनस जाएगा और अपने चार्ज को हटाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्या बनाएगा, Cl। वैसे ही Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, Cl2 गैस लिबरेट करेगा, ठीक है। लिख लो इसको। अच्छा, इसके बाद हमें देखना है कैथोड पे क्या होगा रिएक्शन। तो कैथोड का टर्मिनल नेगेटिव, इस नेगेटिव पे कौन माइग्रेट करेगा, अट्रैक्ट कौन होगा, ये दोनों। लेकिन दोनों में से कैथोड पे होता क्या प्रोसेस, रिडक्शन, है ना। तो कैथोड पे इन दोनों में से किसी एक का रिडक्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल रिडक्शन। इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। कैटायंस में देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल कौन सा बात हो रहा है, Na+ का एंड H+ का। इन दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका है, इधर आने पे कम हो रहा है डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो H+ का, तो H+ जाएगा, ये वाला H+ जाएगा और खुद को न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन बनाएगा और ये H अपने H के साथ मिल करके H2 बना देगा, है ना। तो ये देखो क्या हो गया, H2 बना दिया, तो ये सेकेंडरी चेंज हुआ और ये वाला प्राइमरी चेंज हुआ, है ना। अब इसको बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस भी कर सकते हो, जो भी है ना। तो इस तरह से हमको पता चला कि किस इलेक्ट्रोड पे कौन सा वाला आयन लिबरेट हो रहा है जाकर के, कौन सा वाला जाकर के आयन डिस्चार्ज हो रहा है। कैसे पता चला, ये कैटायंस का और एनायंस के डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऑर्डर से, है ना। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही जाकर के रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे डिस्चार्ज होगा, है ना। अब यहाँ से 2-3 सवाल पूछता है स्टूडेंट्स, ये लिख लो कैटायंस और एनायंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर। अगर नोट्स में है तो छोड़ दो, याद रख लेना है इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि हमने जो इलेक्ट्रोलाइसिस किया एक्वस NaCl का, ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस किया, है ना। और जो 2 इलेक्ट्रोड डाला था हमने, इसको मान लो प्लैटिनम बोल दिया, प्लैटिनम, दोनों ही क्या इलेक्ट्रोड्स है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इनर्ट, वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो इसका हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद क्या देखा, एनोड पे क्लोरीन गैस निकल रहा है, कैथोड पे डाई हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो पूछेगा इसका जो सल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद ये जो सल्यूशन है इसका नेचर क्या होगा, मतलब उसका पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा। गौर करो, यहाँ जो क्लोरीन ये जो था, ये जो क्लोराइड आयन था ये चला गया ना यहाँ पे,
एनोड पे डिस्चार्ज कौन हुआ, क्लोराइड आयन डिस्चार्ज हुआ। बट बच क्या गया हमारे पास, थोड़ा देख लो, रिमेनिंग है OH माइनस आयन। अच्छा, कैटायंस में H प्लस चला गया था, बच क्या गया था, Na प्लस चला गया था, राइट। अब तुम खुद से बता सकते हो, मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। नेचर मतलब उस सोल्यूशन का pH क्या होगा, तो इस सोल्यूशन में OH माइनस है और Na प्लस है, Na प्लस है, तो OH माइनस Na प्लस मिलकर NaOH बनाएगा, NaOH बनाएगा विच इज स्ट्रांगली बेसिक। स्ट्रांगली बेसिक होने से pH विल बी मोर देन 7। सही है, पहला ये पूछ सकता है। दूसरा ये पूछेगा कि व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl आफ्टर दिस इलेक्ट्रोलाइसिस। तो NaCl का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा,